हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। तो आज हम क्लास 12th इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो है हमारी इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इट मीन्स स्वतंत्रता के पहले, आज़ादी के पहले हमारी इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो कैसी थी, किस टाइप की इकोनॉमी थी। जैसे हमारी इकोनॉमी के जो मेन 3 सेक्टर्स होते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर्स, सेकेंडरी सेक्टर्स, टर्शरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, वो किस प्रकार ग्रो कर रहे थे या ग्रो नहीं कर रहे थे, उनकी जो स्थिति थी, उनकी जो हालात थे वो किस प्रकार थे। हमारी इंडिया की इकोनॉमी के बारे में हम पढ़ेंगे। हमारे आपको पता है कि हमारी जो इंडिया है उसको इंडिपेंडेंस मिली थी 1947 में। ये तो आप सभी जानते हैं क्योंकि इंडिपेंडेंस डे भी आने वाला है बहुत जल्दी। तो उसके पहले हमारे इंडिया की जो इकोनॉमी थी, जब हमारे देश में ब्रिटिश शासन था, जब हमारे देश में अंग्रेज राज्य कर रहे थे, तो उस समय हमारी इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी, सो उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1947, इंडिया हैड ए लार्जली कॉलोनियल, स्टेगनेंट एंड बैकवर्ड इकोनॉमी। इंडिया की इकोनॉमी बैकवर्ड थी, स्टेगनेंट थी, कॉलोनियल इकोनॉमी थी। इट मीन्स ना वो ग्रो कर रही थी, ना कुछ डेवलपमेंट हो रहा था, और बहुत ही बैकवर्ड इकोनॉमी, पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था, कोई टेक्नोलॉजी नहीं, कोई सोशल वेलफेयर नहीं, कोई लिविंग स्टैंडर्ड नहीं पीपल्स का, बिल्कुल ही बैकवर्ड इकोनॉमी थी। British economy policies were mainly designed to serve colonial interests rather than promote India's economic development. आपको पता है कि 1947 से पहले हमारे इंडिया में जो रूल करते थे, जो राज्य करते थे, शासन करते थे, वो थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, अंग्रेजों की सरकार। तो वो सारी पॉलिसीज़ भी वही बनाती थी, और वो जो पॉलिसी बनाती थी वो इस तरह से डिज़ाइन करती थी जो खाली उनकी कॉलोनियल इंटरेस्ट, मतलब उनका जो प्रॉफिट हो, उन्हें 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 प्रॉफिट हो, ब्रिटिश को प्रॉफिट हो। हमारी इंडिया इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट से उन्हें कुछ भी लेना देना नहीं था कि हमारे इंडिया में जो पीपल्स रहता है उनके लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाए, उनका सोशल वेलफेयर कुछ हो जाए, उनकी जो अर्निंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज होता है, इससे उनका कोई भी लेना देना नहीं था। उनका सिर्फ यही मोटिव था, मेन मोटिव पॉलिसी बनाने का, कि वो इस तरह से डिज़ाइन करे कि उनका जो कॉलोनियल इंटरेस्ट है, मतलब ब्रिटेन का जो है, ब्रिटेन के बारे में सोचे, वो सिर्फ अपने बारे में सोचे, उनका ही सोचे कि वो कैसे प्रॉफिट करे, वो कैसे अपने स्तर को बढ़ाए, डेवलप करे। इंडिया के बारे में वो बिल्कुल भी नहीं सोचते थे। ठीक है, तो कैसी थी इंडिया की इकोनॉमी हम देखते हैं, सेक्टर वाइज भी देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक का जो डेवलपमेंट था वो बहुत ही लो लेवल का था, बहुत ही कम स्तर पर हमारी इकोनॉमी, हमारी अर्थव्यवस्था का जो विकास हो रहा था, बहुत ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ही कम था, क्योंकि लो नेशनल इनकम एंड लो पर कैपिटा इनकम। हमारी जो नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम आपको पता ही है कि हमारी एक साल के अंदर हमारी जीडीपी मीन्स हमारे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर ने मिलाकर कुल 1 ईयर के अंदर कितना प्रोडक्शन किया है, जिसे हम जीडीपी बोलेंगे। ठीक है, तो नेशनल इनकम भी हमारी जो थी वो बहुत कम थी। एक साल के अंदर हम जितना भी प्रोडक्शन करते हैं, हमारी जो जीडीपी है, नेशनल इनकम है, वो बहुत कम थी। और लो पर कैपिटा इनकम, अगर हम पर्टिकुलर इंडिविजुअल एक पर्सन की भी बात करते हैं तो उनकी जो इनकम थी वो भी बहुत कम थी। सो नेशनल इनकम का लेवल भी बहुत लो था और लो पर कैपिटा इनकम भी थी। वेरी लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर ए लार्ज पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन। हमारी इंडिया की पॉपुलेशन उस समय भी बहुत ज़्यादा थी, और उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड था वेरी लो था। उनको बेसिक नीड्स भी उनकी फुलफिल नहीं हो पा रही थी। जैसे हम बोलते हैं ना, रोटी कपड़ा मकान, जो हमारी ज़रूरत की सामान्य चीज़ें हैं, जो बेसिक नीड्स है वो भी फुलफिल नहीं कर पाते थे लोग। भूखमरी इन सब का शिकार हो रहे थे लोग। हेल्थ इश्यूज थे, उनको बेसिक हेल्थ फैसिलिटी नहीं मिल पा रही थी। सो लिमिटेड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इंडिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। इंडस्ट्रियल का डेवलपमेंट तो बहुत ही लिमिटेड था। ठीक है, और जो भी हमारी जितनी भी पॉपुलेशन से मोर देन 75% पॉपुलेशन जो थी वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती थी। देन पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लो प्रोडक्टिविटी। जब हमारे पास कोई न्यू टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई मॉडर्न कोई टेक्निक्स ही नहीं थी, और हमारे पास कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी, सो हमारी लो प्रोडक्टिविटी थी, प्रोडक्शन बहुत कम होता था। एंड पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमारा कुछ भी नहीं था, क्योंकि ब्रिटिश खाली उतना ही डेवलपमेंट करती थी जितना कि वो अपने बिजनेस को ग्रो कर सके। उनको हमारे इंडिया के डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं था। सो हमने देखा कि लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब लो नेशनल इनकम एंड लो पर कैपिटा इनकम, वेरी लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर अ लार्ज पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन। जितनी भी हमारी भारत की जनसंख्या थी, हमारे इंडिया की जो पॉपुलेशन है, उसमें से अधिकतर हिस्से की पॉपुलेशन बहुत ही लो स्टैंडर्ड का अपना जीवन यापन कर रही थी। उनकी बेसिक नीड्स भी फुलफिल नहीं हो पा रही थी। इंडस्ट्री का डेवलपमेंट इतना नहीं हो पा रहा था, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है हमारी एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है।
डिपेंड करती थी। और कहा भी गया है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लो प्रोडक्टिविटी, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ख़राब था हमारा, बेसिक नीड्स नहीं मिल पाई, रोड फैसिलिटीज़, हेल्थ फैसिलिटीज़, हॉस्पिटल, एजुकेशन वगैरह उनको कुछ नहीं मिल पा रहा था। एंड प्रोडक्टिविटी, क्योंकि हमारे पास न्यू टेक्नोलॉजीज़ नहीं थी, कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी, सो हमारी प्रोडक्टिविटी भी काफ़ी लो थी। अब हम इसको सेक्टर वाइज समझेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि एग्रीकल्चर सेक्टर हमारी जो, जब तक हमें इंडिपेंडेंस प्राप्त नहीं हुई थी, हमारी जो इंडिया है वो आज़ाद नहीं हुई थी, तब हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था। देन हम देखेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था, और फिर हम देखेंगे फॉरेन ट्रेड कैसा था। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो कैसा था। सो एग्रीकल्चर सेक्टर वाज द मेन सोर्स ऑफ द लाइवलीहुड, बट प्रोडक्टिविटी रिमेन लो। स्वतंत्रता के पहले हम बात करें, इंडिपेंडेंस से पहले हम बात करें, तो हमारे की इंडिया की जितनी भी पॉपुलेशन है, हम कह सकते हैं कि 75% से ज़्यादा जो है वो कृषि पर आधारित थी, क्योंकि भारत को कृषि प्रधान देश भी कहा गया है। सब लोग खेती करके ही अपने लाइवलीहुड, अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन जो भी कृषि से उत्पादन होता था, जो भी हमारे एग्रीकल्चर से प्रोडक्टिविटी जो होती थी, वो बहुत ही कम थी। जनसंख्या तो एग्रीकल्चर पर ज़्यादा डिपेंड थी, पॉपुलेशंस तो बहुत ज़्यादा डिपेंड थी, लेकिन एग्रीकल्चर से जो प्रोडक्टिविटी हो रही, जितना प्रोडक्टिविटी होना चाहिए, जितना हम उससे उत्पादन कर सकते थे, वो बहुत ही कम था। ठीक है, और क्या था, लैंड रिवेन्यू सिस्टम सच एज जमींदारी अफेक्टेड कल्टीवेटर्स। सबसे बड़ा हमारे स्वतंत्रता के पहले आपने देखा भी होगा जमींदारी सिस्टम, आपने लगान मूवी देखी होगी, उसमें आप अच्छे से समझते हो कि जमींदारी सिस्टम क्या होते हैं। जमींदारी सिस्टम होते हैं, अंग्रेजों ने क्या करा था कि खेतों को बड़े बड़े जमींदारों को बांट दिए थे। अब जमींदार क्या करते हैं, जो मेन कल्टीवेटर, जो मेन किसान होते थे, उनको काम देते थे कि आप इन खेतों पे काम करो, फसल उगाओ, लेकिन आपको एक फिक्स्ड रेट में, आपको फिक्स डेट पर, फिक्स रेट में आपको इतना पेमेंट हमको देना है। आपने कितना भी प्रोडक्शन किया हो, आपको एक फिक्स रेट और फिक्स डेट, मतलब एक निश्चित समय पर, निश्चित तिथि पर, निश्चित मात्रा या दर में आपको इतने पैसे जमा कराने हैं। अब वो जमींदारी सिस्टम में उसको हम बोलते थे लगान। लगान ही इतना ज़्यादा हो जाता था कि जो फार्मर्स थे उनको वो प्रॉफिट तो अर्न कर ही नहीं पाते थे। उनकी जो बेसिक नीड्स थे, खाने पीने का भी सामान उनको नहीं मिल पाता था, बहुत ही कम, क्योंकि ज़्यादा तो क्या करते, वो लगान ही वसूल। सो जमींदारी सिस्टम में आपने देखा कि किसान को किस तरह इतना टैक्स, इतना लगान पे करना पड़ रहा था कि उनके पास उनके खाने तक के पैसे नहीं थे। ठीक है, देन फार्मर्स फेस एक्सप्लोरेशन, पॉवर्टी एंड इंडेप्टनेस, गरीबी का शिकार हो गए थे। इंडेप्टनेस मतलब जब उनके पास इतना पैसा ही नहीं था जितना वो प्रोडक्टिविटी कर रहे थे, प्रोडक्शन कर रहे थे, लेकिन वो सारा का सारा उनके पास जो पैसा आ रहा था वो तो लगान के रूप में दे देते थे। फिर क्या करते थे, वो डेट लेकर लोन लेकर अपना जो बेसिक नीड्स थे उनको फुलफिल करते थे। तो वो बस उधारी में, लोन में डूबते जा रहे थे, गरीबी का शिकार होते जा रहे थे, एक्सप्लॉइटेशन, शोषण होता जा रहा था उनका। इरिगेशन फैसिलिटीज वर इंडिकेटेड इन मेनी एरियाज। पता है कि आपको 75% हमारी जो पॉपुलेशन है वो कृषि पर डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, लेकिन फैसिलिटीज़ कुछ भी नहीं थी। बहुत सारे एरिया ऐसे थे जहाँ पर कोई फैसिलिटीज़, सिंचाई की सुविधा ही नहीं थी, अपर्याप्त थी, जितनी उनको ज़रूरत थी वो कोई फैसिलिटीज़ उनको नहीं मिल पा रही थी। कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ्टन इनकरेज द प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप्स ऑफ कॉलोनियल ट्रेडर रेदर देन फूड सिक्योरिटी। फिर क्या हुआ कि जो ब्रिटिश थी उन्होंने हमारे किसानों को लालच दिया कि तुम ये जो फूड क्रॉप्स उगा रहे हो, जिस पर फूड क्रॉप्स मीन्स वीट उगा रहे हो, राइस का प्रोडक्शन कर रहे हो, वीट का प्रोडक्शन कर रहे हो, गेहूं, चावल, ये सब उगा रहे हो, इसकी जगह अगर तुम कैश क्रॉप्स का, जैसे कपास है, जूट है, इसका तो प्रोडक्शन करोगे तो तुमको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। इनका तुम प्रोडक्शन करोगे तो तुमको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तो तुमको जहाँ वीट उगाने पर, चावल उगाने पर 10 रुपये A1 kg पर आपको 10 रुपये मिल रहे हैं, वही सपोज अगर आप कपास उगाते हैं, जूट का प्रोडक्शन करते हैं, जूट की एग्रीकल्चर करते हैं, खेती करते हैं, तो आपको 100 रुपये मिल रहे हैं। तो फार्मर्स ने क्या सोचा, ये तो बहुत अच्छा है कि अगर हम एक काम करते हैं कि फूड क्रॉप्स ना उगा के हम क्यों ना कैश क्रॉप्स उगाएं। तो जब आप कैश क्रॉप का प्रोडक्शन करते हो तो आपको कितना मिल रहा है, जब जहाँ आपको 10 रुपये मिल रहे थे 1 किलो के बदले, अब आपको 100 रुपये मिल रहे हैं, 100 रुपीज़ आपको मिल रहे हैं। तो धीरे धीरे कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो गया, इसे बोलते हैं हम कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। इट मीन्स कि जो फार्मर्स थे, ब्रिटिश ने उनको इंकरेज किया कि आप फूड क्रॉप की जगह कैश क्रॉप उगाओ, क्योंकि इसमें फायदा किसका था,
ब्रिटिश का, क्योंकि वो क्या करते थे, चीप रेट पर हमारे देश से जो रॉ मटेरियल है वो ब्रिटेन में सेंड करते थे, और वहाँ से हमारे ही देश का रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करके हम ही को बेचते थे, और दूसरे कंट्री में भी वो बेचते थे। हमसे सस्ता माल खरीद कर वो दूसरी कंट्री में उसको बेचते थे, और हमको महंगा बेचते थे, और टेक्नोलॉजी यूज़ कर हमारे सामान हमको ही वो महंगा बेचते थे। सो इसलिए वो क्या करा, उन्होंने बोला कैश क्रॉप आप उगाइए। सो किसानों को लालच आया, उन्होंने बोला कि ठीक है, अगर हमको 1 किलो के बदले 10 रुपए की जगह 100 रुपए मिल रहे तो क्यों ना हम कैश क्रॉप उगाए। पहले 1 ने उगाया, 2 ने उगाया, धीरे-धीरे ये ट्रेंड हो गया। ऑलमोस्ट सभी फार्मर्स क्या कर रहे थे कि फूड ग्रेन्स की जगह, फूड क्रॉप्स की जगह वो कैश क्रॉप्स पे आ गए थे। नतीजा क्या हुआ, किसानों के पास भूखमरी की हालत, फेमिनाइन इट मीन्स भूखमरी, भूखमरी की कंडीशंस हो गई थी हमारे देश में उस समय, कि किसान भूखमरी के शिकार हो गए थे, उनके पास खाने तक का अनाज नहीं बचा था, क्योंकि कैश क्रॉप की उस समय ज़्यादा अग्रसर हो गए थे। तो ये हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के हालात थे, कंडीशंस थी। कब, हमारी इंडिया जब स्वतंत्र नहीं हुई थी, इंडिपेंडेंट नहीं हुई थी, इट मीन 1947 के पहले। सेकेंड हमारा जो सेक्टर आता है वो आता है इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर देखते हैं इसमें क्या हुआ था। इंडिया हैड सम ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स बट colonial policies contribute to the decline of many indigenous handicrafts। इंडिया के पास कुछ ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट, आपको देखा था पहले हमारी इंडिया के पास बहुत हस्तकला शिल्प, बहुत ज़्यादा हस्तकला थी, बहुत सारे टैलेंटेड लोग थे, तो कुछ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री भी थी, लेकिन इसको भी हमारे देश में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने इसको भी डिक्लाइन किया, इसमें भी कमी आई, क्योंकि वो क्या करते थे, कंपटीशन करना पड़ता था उनको मशीन मेड इंपोर्ट से। ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट देखिए, फर्स्ट पॉइंट ही देखिए आप यहाँ पर, ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट फेस्ड कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड इंपोर्ट्स। मतलब हमारी इंडिया का रॉ मटेरियल, हमारे इंडिया का कच्चा माल ब्रिटिश गवर्नमेंट ब्रिटेन में सेंड कर रही है, उनकी कंट्री में सेंड कर रही है, हमारी कंट्री से उनकी कंट्री में सेंड कर रही है, और वहाँ पर वो उनको फिनिश गुड में कन्वर्ट करके हमारे ही कंट्री में वापस उसको क्या कर रही है, सेल कर रही है। मतलब हम हमारा ही सामान इंपोर्ट कर रहे हैं। तो अब क्या होता है, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को जो मशीन मेड इंपोर्ट से उनसे कंपटीशन करना पड़ रहा था। अब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है, एक तो क्या है कि वो महंगी भी है, क्योंकि उसमें मेहनत ज़्यादा लगती है तो महंगी पड़ती है, और मशीन मेड क्या है, चीप रेट पे सस्ते माल पे आपको मिल जाती है, और मजबूत भी ज़्यादा रहती है, तो कंपटीशन करना पड़ रहा था, इसलिए उसमें कमी आ रही थी। मॉडर्न इंडस्ट्री डेवलप्ड स्लोली एंड वर कॉन्सेंट्रेटेड इन अ फ्यू एरियाज। धीरे धीरे मॉडर्न इंडस्ट्री डेवलप्ड हो रही थी, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को लोग छोड़ते जा रहे थे, पीछे छोड़ते हुए जा रहे थे। क्यों? क्योंकि इसमें मेहनत भी बहुत लगती थी, पैसा भी बहुत ज़्यादा महंगा भी पड़ता था, एक्सपेंसिव होता था। तो कुछ एरिया में मॉडर्न इंडस्ट्रीज भी आ चुकी थी। इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री इंक्लूडेड कॉटन, टेक्सटाइल, जूट, आयरन एंड स्टील एंड फ्यू अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़। इंडस्ट्रियल सेक्टर की हम बात करें तो 1907 में टाटा ने अपनी फर्स्ट टाटा स्टील आयरन कंपनी स्टैब्लिश कर दी थी, जिसको बोलते हैं टाटा स्टील एंड आयरन कंपनी, टाटा स्टील एंड आयरन कंपनी। सो उन्होंने 1907 में कुछ हुआ, तो कुछ इंडस्ट्री हमारी डेवलप हुई थी, लेकिन फिर भी इतना डेवलपमेंट नहीं हो पाया जितना हम चाह रहे थे, क्योंकि ब्रिटिश सरकार क्या कर रही थी, हमारे यहाँ जो न्यू टेक्नोलॉजी नहीं लेके आ रही थी, वो क्या कर रही थी कि हमारे यहाँ से सिर्फ रॉ मटेरियल परचेस कर रही थी, और टेक्नोलॉजी का यूज़ उनके देश में हो रहा था, ब्रिटेन में हो रहा था, और वहाँ से वो टेक्नोलॉजी यूज़ करके हमको फिनिश गुड दे देती थी। तो हमारे इंडिया में उस समय कुछ इंडस्ट्रीज आई थी, जैसे कॉटन टेक्सटाइल है, जूट, आयरन है, स्टील एंड फ्यू अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ हुई थी, बट इतना डेवलपमेंट वहाँ पर भी नहीं था। सो फॉरेन ट्रेड, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फॉरेन ट्रेड। इंडियाज फॉरेन ट्रेड वॉज लार्जली कंट्रोल्ड बाय ब्रिटिश इंटरेस्ट। पूरे फॉरेन ट्रेड जिसका हम बोल सकते हैं, इसमें इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट होता है, सारा ब्रिटिश इंटरेस्ट, मतलब जहाँ पर ब्रिटिश का हित हो, भला हो, ब्रिटिश अपने फेवर, उनके फेवर, ब्रिटिश के फेवर में जो काम होगा वही वो करती थी। सो इंडिया एक्सपोर्टेड मेनली प्राइमरी प्रोडक्ट, जैसे मैंने आपको बताया, इंडिया एक्सपोर्टेड मेनली प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड रॉ मटेरियल्स एंड इम्पोर्टेड मेनी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। मतलब वो रॉ मटेरियल क्या कर रही थी, एक्सपोर्ट्स कर रही थी, बाहर जो भेजे जा रहे थे सामान, वो रॉ मटेरियल सेल्स करे जा रहे थे, एक्सपोर्ट करे जाते, और इंपोर्ट क्या कर रही थी, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। अगर ब्रिटिश सरकार हमारे इंडिया का भला चाहती तो रॉ मटेरियल उनको ब्रिटेन नहीं भेजना थे, उनको तो हम वो जो टेक्निक्स है वो हमारी कंट्री में भी तो ला सकते थे, वहाँ पर भी तो प्रोडक्शन एक्टिविटी कर सकते थे, वहाँ पर भी बड़ी फैक्ट्रीज कंपनीज इस्टेब्लिश हो सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने क्या किया कि रॉ मटेरियल जो था उनको एक्सपोर्ट किया,
और मैन्युफैक्चर गुड्स को इंपोर्ट किया। आप मैन्युफैक्चर गुड्स बोल सकते हैं, फिनिश गुड्स कर सकते हैं। ब्रिटेन हैड ए डोमिनेटेड पोजीशंस इन इंडियाज ट्रेड, बहुत ही डोमिनेटेड पोजीशन कर दी थी। इंडिया जनरली हैड एन एक्सपोर्ट सरप्लस बट दिस डिड नॉट ट्रांसलेट इनटू ब्रॉड बेस्ड डोमेस्टिक डेवलपमेंट। एक्सपोर्ट सरप्लस, अब उसके पास जो क्या था, इंडिया के पास मैं जैसे वो क्या बोल रहा है, वो आपने देखा है कि इंडिया में एक्सपोर्ट तो हो रहा था रॉ मटेरियल का। जब एक्सपोर्ट हो रहा था तो आप एक्सपोर्ट करो तो आपके इंडिया में फॉरेन करेंसी तो आ रही है, बाहर की कंट्री का पैसा तो आ रहा है, लेकिन उस पैसे को भी इंडियन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने इंडिया के डेवलपमेंट में, उसके डोमेस्टिक डेवलपमेंट, इट मीन्स इंडिया के डेवलपमेंट में नहीं लगाया। उस पैसे को भी, जो फॉरेन रिजर्व आ रहा था, जो फॉरेन करेंसी आ रही थी, एक्सपोर्ट करने से जो पैसा आ रहा था, उसको भी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट में ने उन्होंने उस पर अपने वार में, है ना, उसकी जो आर्मी है उसकी ट्रेनिंग में, उनके रहन सहन में, वार में, इसमें लगाया था। मतलब इंडिया के डेवलपमेंट नहीं, उसके पैसे को भी उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने ही ऊपर खर्च किया। सो ये हमने तीनों सेक्टर पढ़े थे हमारे। अब हम देखते हैं कि हमारी डेमोग्राफिक कंडीशन जो थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग वो कैसे थी। सो डेमोग्राफिक कंडीशन भी बहुत ही पुअर थी, बहुत ही खराब थी, बहुत ही बैड कंडीशन थी, बहुत ही पुअर कंडीशन थी। फर्स्ट हमारा है हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट। लोग जन्म ज़्यादा भी ले रहे थे एंड मर भी ज़्यादा रहे थे। लोगों के पास बेरोजगार बैठे थे तो बर्थ रेट भी बढ़ रही थी, और ना ही उनके पास कोई हेल्थ फैसिलिटी थी। कोई बीमार भी हो जाता था तो कोई अस्पताल नहीं थे, कोई हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ उनको नहीं मिल पा रही थी। उनको जो बेसिक प्रिकॉशंस चाहिए थे वो भी उन्हें नहीं मिल पा रहे थे। हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट, लोग बहुत ज़्यादा मर रहे थे। लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इट मीन्स आप ये बोल सकते हो कि लोग उस समय बहुत ही, उनकी अनुमानित जो आयु है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब अनुमानित जीवन, जैसे हम बोल सकते हैं अभी हमारे यहाँ लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, 60-70 होगी एवरेज लाइफ की। हाँ भाई, एवरेज व्यक्ति 60-70-80 का होके मरता है, लेकिन उस टाइम बहुत ही लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी। 1921 के पहले अगर आप देखते हो इसको, हम 1921 को हम ग्रेट डिवाइड ईयर बोलते हैं। सो 1921 के पहले आप देखेंगे तो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ओनली 30-35 ईयर, मतलब 30-35 साल तक ही आप नॉर्मल एज लोगों की बोलते थे, उसके बाद वो जीवित नहीं रह पाते। अब 1921 के बाद धीरे धीरे ये इंक्रीज हुई है, अब बड़ी आप हो सकते हैं 65-70 होगी। एंड हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, हाई इन्फेंट मतलब होता है शिशु मृत्यु दर, मतलब ऐसी मृत्यु, ऐसे बालक, ऐसे बच्चे जो 1 साल के अंदर अंदर, मैं कहूँ कि 3 महीने 6 महीने 1 साल के अंदर उनकी मृत्यु हो जाती थी। तो वो बहुत ही ज़्यादा थी। लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब मनुष्य के जीने की जो उम्र है, जीने की जो आयु है वो बहुत कम थी, लेकिन जो शिशु मृत्यु दर थी वो बहुत ज़्यादा थी। लो लिटरेसी स्पेशली अमंग वुमन, अनपढ़ व्यक्ति, आप ये कह सकते हैं कि जहाँ पर लोग साक्षर नहीं थे, असाक्षरता, लिटरेसी बहुत ही कम थी, स्पेशली हम देखें तो वुमन के बीच में, क्योंकि वहाँ पर रूढ़िवादिता के कारण, या हम कह सकते हैं कि बाहर पहले कंजर्वेटिज्म के कारण जो रूढ़िवादी है, लड़कियों को, वुमेन्स को पढ़ाई करने का मौका ही नहीं दिया जाता था। उनको सिर्फ कह दिया जाता था कि आप सिर्फ घर पे काम करिए। एंड पुअर पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज़ तो बहुत ही कम थी, क्योंकि आपकी हेल्थ फैसिलिटी, सैनिटेशन फैसिलिटी कम थी, इसीलिए तो आपकी लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, इसीलिए तो आपकी हाई डेथ रेट है। सॉरी। अगर फैसिलिटी अच्छी होती तो आपकी डेथ रेट हाई नहीं होती, और ना ही आपकी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हाई होती, बच्चे भी इतने नहीं मरते। तो ये आपका था। अब हम देखते हैं हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा था। ये हम सब जो पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं 1947 के पहले। सो द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर शोड हैवी डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जो पॉपुलेशन है, मोर देन 70% एंड 75% कर सकते हैं हम, वो हमारे एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती थी। अ वेरी लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द वर्कफोर्स वाज इंगेज इन एग्रीकल्चर। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो हमारा वर्क फोर्स है, मतलब जो काम करने योग्य मनुष्य है, जो पीपल्स है, हमारे कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर में इंगेज थी, एग्रीकल्चर वर्क ही करती थी। इंडस्ट्री एंड मॉडर्न सर्विसेज प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट टू ए मच स्मॉलर शेयर ऑफ द पॉपुलेशन। कुछ इंडस्ट्री भी आई थी, मॉडर्न सर्विसेज आए थे, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में पॉपुलेशन को वो एम्प्लॉयमेंट, रोजगार प्रोवाइड कर सके, क्योंकि ज़्यादा पॉपुलेशन तो कहाँ इंगेज थी, एग्रीकल्चर में थी। तो बहुत ही कम पार्ट, जो हम बोल सकते हैं बहुत ही कम शेयर हमारा इंडस्ट्री में था। रीजनल डिफरेंस इन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर वर ऑल्सो सिग्निफिकेंट। लोग मतलब कि लोग शहर छोड़ के गांव में जाना पसंद नहीं करते थे, या फिर धीरे धीरे उनको समझ में आया कि हमको खेती छोड़ के क्या करना है,
शहर में जाना है तो वो भी वहाँ पर देखा गया था। अब देखते हैं हम इंफ्रास्ट्रक्चर। Some infrastructure such as railways, ports, roads, telegraph and postal service existed, but much of it was developed mainly to support colonial administration, trade and military needs. कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज अगर हम बोल सकते हैं कि अगर इतना कुछ बुरा किया है उन्होंने, ब्रिटिश ने हमारा एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में, फॉरेन ट्रेड में, लेकिन कुछ अच्छा भी किया है, कुछ उन्होंने पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हमको देखने के मिले हैं। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या था कि उन्होंने रेलवे को इंट्रोड्यूस किया था, पोर्ट्स बनाए, रोड्स बनाए, टेलीग्राफ, पोस्टल सर्विसेज आई, लेकिन ये भी उन्होंने इंडिया की भलाई के लिए नहीं सोचा, इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए नहीं लेके आए। वो जो ये रेलवे, पोर्ट्स, रोड्स, टेलीग्राफ ये सब लेके आए, लेकिन उन्होंने इंडिया के बारे में नहीं सोचा। वो ये सब क्यों लेके आए? ये सब वो लेके आए थे अपने ही इकोनॉमिकल इंटरेस्ट के लिए, उनकी मिलिट्री, उनकी आर्मी की नीड्स के लिए, उनकी कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन, उनके राज्य शासन को बढ़ाने के लिए, ताकि उनको फ़ायदा हो सके। रेलवे वो इसलिए लेके आए कि वो जो हमारा रॉ मटेरियल बाहर एक्सपोर्ट करते थे, वो आसानी से पोर्ट्स तक, बंदरगाह तक पहुँच पाए, तो रेलवे के थ्रू पहुँच पाए। उन्होंने रोड्स बनाए ताकि गाँव-गाँव से वो उन शहरों में सामान, हमारा रॉ मटेरियल पहुँचा सके और उन शहरों से वो पोर्ट तक हमारे रॉ मटेरियल पहुँचा सके। तो सब उनका ही इकोनॉमिक इंटरेस्ट था, हमारे बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा, इंडिया के बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा। So infrastructure development was uneven and inadequate for the broad economic transformations. अब इसमें शॉर्ट में आप देख लीजिए कैसा था। अगर हम देख लेते एरिया वाइज, तो एग्रीकल्चर में क्या थी? लो प्रोडक्टिविटी। सबसे पहले एरिया वाइज देखिए आप, एग्रीकल्चर में क्या थी? लो प्रोडक्टिविटी, पॉवर्टी, डिपेंडेंस ऑन मानसून एंड एक्सप्लोरेटिव लैंड एग्रीमेंट्स। लो प्रोडक्टिविटी थी, लो प्रोडक्टिविटी टेक्निक्स नहीं थी, फैसिलिटीज़ नहीं थी, प्रोडक्टिविटी लो थी, गरीबी थी, लोग मानसून पे डिपेंड थे, और हमारे जो जमींदार वगैरह सिस्टम थे वो तो हमारे किसानों का शोषण कर ही रहे थे। इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री में डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट एंड शो ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में कमी आई और हमको कुछ मॉडर्न इंडस्ट्री की ग्रोथ देखने को मिली। फॉरेन ट्रेड में बात करें तो एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स, प्राइमरी गुड्स एंड इंपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर गुड्स। आप प्राइमरी गुड्स, रॉ मटेरियल को क्या कर रहे हैं? एक्सपोर्ट किया जा रहा था, और हम मैन्युफैक्चर और फिनिश गुड्स को क्या कर रहे थे? इंपोर्ट कर रहे थे। डेमोग्राफी, हाई मोर्टेलिटी, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड लो लिटरेसी। आपको पता है कि मातृत्व मृत्यु दर, हाई मोर्टेलिटी मतलब वो महिला है जो शिशुओं को जन्म, किसी बच्चे को जन्म देते समय उनकी मृत्यु हो जाती थी, वो भी बहुत ज़्यादा उस रेट बढ़ रही थी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम थी, अनुमानित जीवन था बहुत कम था। लो लिटरेसी, लोग पढ़े लिखे बहुत कम थे, स्पेशली इन वुमन। इंफ्रास्ट्रक्चर था लिमिटेड एंड अनइवन, लार्जली शेप्ड बाय कॉलोनियल रिक्वायरमेंट। मतलब जब ब्रिटिश को, कॉलोनियल से मतलब आप जहाँ पर भी कॉलोनियल वर्ड आ रहा है आप समझ लो ब्रिटेन की बात हो रही है, ब्रिटिश की बात हो रही है। तो उनकी जो रिक्वायरमेंट थे उनके अकॉर्डिंग वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते थे। तो आप एग्जाम हो सके की पॉइंट्स वगैरह आप देख लिए कि क्या है क्या नहीं, ठीक है। 1947 colonial economy, agriculture dominated, handicraft decline, so industrializations, raw material exports, poor demographic indicators, limited infrastructures। ये आपका वन शॉर्ट रिवीजन था। एक ही वीडियो में आपको पूरा चैप्टर बहुत आसानी से हम समझा दिया गया है। ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।